आज हम अपने लेक्चर की अगली कड़ी में ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में आगे बात को बढ़ाएंगे और हम आज बात करेंगे डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, जिसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है जो सोशल साइंटिस्ट का या विद्वानों का। हम उसको 3 कैटेगरी में रखते हैं, स्टडी के एंगल से स्टडी, और हम उसी 3 स्कूल पर डिटेल चर्चा करेंगे, जिसका नाम है हाइपर ग्लोबलिस्ट, दूसरा है सेप्टिक्स और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही क्लियर है, पहला जो हाइपर ग्लोबलिज्म या हाइपर ग्लोबलिस्ट स्कूल है, उस पर हम पहले अपने एक्सप्लेनेशन को केंद्रित करेंगे। इनके अनुसार ये ग्लोबलाइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, यानी आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, लौटा नहीं सकते, और ये इसने एक नए युग की शुरुआत की है। और इनके अनुसार पूरा मानव जाति इस विश्व का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से इससे प्रभावित हुआ है। इनके अनुसार जो मानव जीवन प्रणाली है, ह्यूमन एक्शन है, उसका फंडामेंटल रिकन्फिगुरेशन हुआ है, मतलब पुनर्संरचना कर दी गई है जाने अनजाने, जिसका आभास कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं। ये हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और मल्टीनेशनल कंपनीज का बोलबाला इतना ज़्यादा हो गया कि इनके करस्पॉन्डिंगली, इनके स्ट्रेंथ के बढ़ोतरी के करस्पॉन्डिंगली हम नेशन स्टेट का जो पावर है उसमें क्षरण देखते हैं, उसमें कमी महसूस करते हैं। इनके अनुसार ये सारे ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस ने एक इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी को जन्म दिया और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूती दी। हम इसको इस ढंग से समझें, जो ये कहते हैं कि अब लॉयल्टी केवल नेशन के प्रति नहीं रह गई, बल्कि अब लॉयल्टी सुप्रा स्टेट लॉयल्टी हो गई, जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं। और दूसरी तरफ जो डिफरेंट लोकल स्तर पर जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स फॉर्म हुए इस ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस के कारण, तो इनके अनुसार दूसरी लॉयल्टी का केंद्र सब स्टेट लॉयल्टीज हो गए। मतलब कि 19th सेंचुरी जो नेशन स्टेट का गोल्डन फेज रहा, जिसमें नेशन स्टेट के प्रति लॉयल्टी को ही देखा गया, अब ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस में नेशन लॉयल्टी सेंट्रिक लॉयल्टी नहीं रही, बल्कि अब लॉयल्टी सुप्रा स्टेट लॉयल्टी और सब स्टेट लॉयल्टी में कन्वर्ट हो गई। ये एक फंडामेंटल परिवर्तन मानते हैं ये लोग। दूसरी बात ये कहते हैं कि इस ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस ने नॉर्थ कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एज पर द ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस अपने आप को चेंज करते गए। वे लोग बेनिफिटेड हो गए, बेनिफिशियल स्टेज में पहुंच गए। लेकिन जो इसके एज पर द चेंज ऑफ टाइम्स जो इसके अनुरूप नहीं चले, वे मार्जिनलाइज हो गए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली या नॉलेज एंगल से। इनके अनुसार एक इंटरनेशनल एलिट क्लास ने जन्म लिया इस ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस ने, जिसको एक कहते हैं नॉलेज क्लास, जिसके पास जो मुट्ठी भर नॉलेज क्लास के लोग हैं, जिनकी आइडेंटिटी नेशन लेवल पर नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर है, और यही पूरे विश्व के इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर एंड सोसाइटी को अपने ढंग से, अपने सुविधा में शेप दे रहे हैं। और इसका एक मूर्त रूप कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म है, जिसमें हम फ्रिवोलस कमोडिटीज़ की ओर एक पैशनेट वे में हम खरीदारी करते हैं, यानी कि जो हमारे लिए, जिसका वैल्यू ज़्यादा नहीं है डे टू डे में, लेकिन हम उसके लिए खरीदारी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि हमारे वांट्स, हमारे नीड, हमारे लाइकिंग्स सोशल मैनिपुलेशन का शिकार हो गया है। जो यही नॉलेज इलिट क्लास के लोग थ्रू मीडिया, थ्रू टीवी या अन्य डिफरेंट मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे वांट्स है या नीड्स है या डिजायर्स है उसको साइकोलॉजिकल लेवल पर ये मैनिपुलेट करते हैं और तदनुरूप हम खरीदारी करते वक्त वैसे कम्युनिटीज़ को भी खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है या जो हमारे बजट में नहीं है, और ये हमारे पूरे बजट को प्रभावित करता है और एक तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इम्पोवरिशमेंट का भी यानी गरीबी का भी एक बहुत बड़ा कारक है। अब हम दूसरे स्कूल की चर्चा करें जिनको हम सेप्टिक्स स्कूल के रूप में मानते हैं। इनका व्यू है, तो इनके शाब्दिक अर्थ से ही क्लियर है, संशयवादी हैं। इनका कहना है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ग्लोबलिस्ट, हाइपर ग्लोबलिस्ट लोगों के द्वारा, ये सही नहीं है। इनके अनुसार 19वीं सेंचुरी चूँकि लासेस फेयर थ्योरी के तहत जो इकोनॉमी चली, जिसमें ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, जिसमें इंटरनेशनल इकोनॉमी ज़्यादा कनेक्टेड हुई और जिसमें लेबर फ्लो काफ़ी बढ़ा, इसी का हाइटेंड स्टेज है, यानी कि सबसे उच्च स्तर पर यह स्टेज आया जिसको कि ये लोग ग्लोबलाइजेशन की शक्ल में या ग्लोबलाइजेशन फिनोमिनन के रूप में बता रहे हैं। इसमें कहीं कोई नया चीज़ नहीं है। इनके अनुसार ये यह भी कहते हैं कि स्टेट ज़्यादा प्रभावशाली रोल में है और एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को ये ज़्यादा रेगुलेट करने की स्थिति में है। इनके अनुसार इकोनॉमिक्स केवल और केवल इस वर्ल्ड सिस्टम को नहीं चला रहा है, बल्कि पॉलिटिक्स जो नेशन स्टेट जहाँ पर जिनका रोल प्ले कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आज के दिन में इस वर्ल्ड सिस्टम को चला रहा है। ये फिर कहते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं कि हम जो इस पूरे दौर में यह भी पाते हैं कि रीजनलाइजेशन हो गया है वर्ल्ड सिस्टम का, और इसमें 3 यानी यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज और एशिया पैसिफिक 3 ऐसे फाइनेंशियल सेगमेंट वर्ल्ड सिस्टम में उभरे हैं जिनका की हेजोमेनी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी और उसी के आधार पर अन्य पॉलिटी या कल्चर सब पर है। ये तीसरा आर्गुमेंट ये देते हैं कि इसमें नॉर्थ जो कंट्री जो नॉर्थ से रिलेटेड हैं वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नाम पर वो ज़्यादा फेवरेबल स्टेज में हैं, और इस तरह से साउथ जो कंट्रीज़ जो साउथ से संबंधित हैं वो मार्जिनलाइज स्टेज में चले गए, वो डिसएडवांटेजियस स्टेज में चले गए। और इसमें इनके अनुसार ये एक ग्लोबलाइजेशन जो एक फेनोमेनन है, एक वर्ड है, इसके आड़ में यह और कुछ नहीं बल्कि वेस्टर्न डोमिनेंस है जो पहले से चला आ रहा है। अब हम तीसरे स्कूल की चर्चा करें जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट स्कूल कहते हैं। इसमें वैसे सोशल साइंटिस्ट हैं या वैसे स्कॉलर्स हैं जो ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में रैपिड सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चेंजेज हुए और खासकर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हुए, न केवल नेशन के स्तर पर या विद इन नेशन बल्कि वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर, जिसने हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को पूरे मल्टी डायमेंशनल इसका इम्पैक्ट आया, मल्टी फैसेटेड इम्पैक्ट इनके अनुसार आया हुआ। लेकिन फिर ये कहते हैं कि जो सेकिंग्स है चेंज का ये कंट्राडिक्टरी नेचर है इनके अनुसार। ऐसा नहीं है कि केवल इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, यह भी ये मानते हैं कि वैसे डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जो एज पर द नीड ऑफ द टाइम अपने आप को चेंज किए, इस ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस के अनुरूप चले, वे लोग लाभान्वित हुए, जिसमें एशिया के भी कुछ कंट्रीज हैं हम लोग भी जानते हैं, साउथ ईस्ट में जो टाइगर्स के नाम से जो जाने जाते हैं, या इंडिया के भी संदर्भ में हम ये बात बोल सकते हैं कि हम लोग भी ग्लोबलाइजेशन में
बहुत डिसएडवांटेज स्थिति में तो नहीं है इकोनॉमी के क्षेत्र में। हमारी सरकार इस मामले में बहुत सजग है और हम ऐसा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम लॉपसाइडेड हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम इन सब डिबेट्स पर जब हम गौर करते हैं तो ये पाते हैं कि पूरा डिबेट नेशन स्टेट के पावर फंक्शन और उनमें जो स्ट्रक्चर बुनियादी चेंजेस हुए हैं उसी के इर्द ये सारे सोशल साइंटिस्ट उसी को इंगित करते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस ने नेशन स्टेट के स्ट्रक्चर को, उसके पावर फंक्शंस को, उसके टेरिटोरियलिटी को कैसे प्रभावित किया है। हम अगले क्लास में इनके इम्पैक्ट्स यानी ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट्स पड़ा समाज, सोसाइटी पर या इकोनॉमी पर या पॉलिटी पर, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।